दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मीरापुर के इलेक्शन पे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी नमस्कार। मौजूद हैं और हमारी चर्चा का बिंदु रहेगा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को मीरापुर में गांव-गांव जनसभाएं करने की तैयारी करनी पड़ी है। कल उनकी 3 गांवों में जनसभाएं हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रम आने वाले हैं मीरापुर के लिए। तो आखिर ऐसा क्या दबाव है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या संकट आन पड़ा है कि आरएलडी को गांव-गांव जनसभाएं करनी पड़ रही हैं। 10 दिन से उनके नेता गांव-गांव अलग-अलग जातियों के संगठनों के नेताओं के पास जा रहे हैं और उन लोगों के पास जा रहे हैं प्रत्याशी को लेकर के जो टिकटार्थी थे, 24-25 टिकटार्थी वहां पे थे। दूसरा सवाल ये कि जो कादिर राणा फैमिली है, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा, उनकी प्रचार की रणनीति क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है आसपा, उसके प्रत्याशी जाहिद हसन की क्या रणनीति है, वो कैसे काम कर रहे हैं, और बसपा की रणनीति क्या है। राजेश भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे आरएलडी के बारे में जानना चाहूंगा कि आरएलडी और बीजेपी का जो कोलिशन है वो ग्राउंड पे इस वक्त कर क्या रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, आरएलडी में अभी चूंकि जब टिकट का वितरण हुआ तो टिकट वितरण में कुछ नाराजगी थी। लेकिन जो रालोद के प्रत्याशी होते हैं और जो रालोद का जो जो बेस वोटर होता है, आज भी उनकी जो सिंपैथी है उस परिवार से इतनी है कि अगर वो आ जाए ना, अगर वो विधानसभा में आ जाए और कंधे पर हाथ रख दें, बोले कैसे हो, तो समझो सब गिला शिकवा दूर। तो जयंत चौधरी जी का आने का मतलब ये भी है कि वो आज भी, ये अलग बात है कि वो भाजपा की गठबंधन सरकार में शामिल है, मंत्री भी हैं, लेकिन आज भी जो उनका पुराना जो जो पुरानी विचारधारा है वो उस पर अड़िंग है अभी भी। उनके मुंह से आप ये नहीं सुनोगे कि कटोगे तो बटोगे, हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई शब्द उनकी डिक्शनरी में होता भी नहीं है, ना वो बोलते। वो उनका जो तरीका है, जो अंदाज है अपना लोगों से बात करने का, सभा को संबोधित करने का, आज भी जब कल रैली करेंगे, वो भले ये भाजपा लोक दल गठबंधन है, लेकिन कल उनके रैली में मुस्लिम्स भी होंगे। जो उनके पुराने लोग हैं वो वहाँ होंगे जरूर। ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं है, वो भी आएंगे। और वो शायद इसलिए आ रहे हैं कि जो कुछ नेता ऐसे हैं बीजेपी को, वो माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। कल कहाँ होगी कल उनकी 3 जनसभा मीरापुर विधानसभा में। दरअसल सुबह 11 बजे बेलडा गांव पड़ता है, बेलडा गांव में उनकी बेलडा जनसभा। बड़ा गांव है, हाँ, वहां के एक प्रत्याशी भी थे बेलडा के। बेलडा गांव में कल जनसभा है। और दूसरी जनसभा उनकी भोकरहेड़ी गांव में। भोकरहेड़ी बड़ा गांव है, नगर पंचायत है। हाँ, लगभग 16,000 वोट हैं बोकारेडी में और मिश्रित आबादी वाला कस्बा है। बिल्कुल बड़ा कस्बा, एक तरह से मीरापुर में कहें तो सबसे बड़ा सेंटर है वो। और तीसरी सभा जडबड़ कटिया गांव है, गुजर बाहुल गांव है, और वो चूंकि बड़ा गांव है बहुत ज्यादा, तो वहाँ बुलाया भी गया है उन्हें। वहाँ के अभी तक जैसे बहुत सारी बात चल रही थी कि भाई गुजर समाज नाराज है, तो वो बड़ा गांव है, प्रभावित करता है पूरी विधानसभा को। कल वहाँ तीसरी मीटिंग शाम को वहाँ होगी। उसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम है। दरअसल जैसा हम लोग बात करते हैं, नूनी खेड़ा में भी शायद उनका कार्यक्रम है, नूनी खेड़ा घटायन में। हाँ, वो बाद में है। कल तो उनकी 3 जनसभाएं, और नहीं कल ही है उनका, कल है नूनी खेड़ा, कल ही है नूनी खेड़ा में। कल उनकी 4 जनसभाएं हैं। नूनी खेड़ा घटायन के पास पड़ता है। और वहाँ इन चारों जगहों पे ऑलमोस्ट सारे आरएलडी के वेस्टर्न यूपी के नेता जा चुके हैं, वहाँ कैंपेनिंग की है उन्होंने। और जो बागपत के एमपी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वो भी पिछले 2 दिन से उन्हीं गांवों में घूम रहे हैं। इनके सारे विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री सब उधर लगे हुए हैं। कल वहाँ भूपेंद्र चौधरी भी गए थे, भूपेंद्र चौधरी भी उस इलाके में गए थे। और डॉक्टर साहब, यहाँ लोगों की 2 बड़ी डिमांड है। दो नेताओं को लाइक भी करते हैं, डिमांड भी है। एक जयंत चौधरी, दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन दोनों के आने से तो योगी जी के कार्यक्रम अभी आने बाकी, अब वो 8 के बाद प्रोग्राम हो जाएंगे। उन्होंने घोषणा कर दी कि 8 से लेकर 16 के बीच में उनके तमाम प्रोग्राम पूरी 9 विधानसभा सीटों पर लगेंगे। इसका मतलब ये है कि जब एक दिन में जयंत चौधरी जी कल 4 गांवों में जनसभाएं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी विधानसभा में तो कम से कम 20-25 जनसभाएं तो कर ही करेंगे चुनाव में। नहीं, डिमांड भी उनकी डिमांड इसलिए भी है डॉक्टर साहब, ये डिमांड है कि ये जो वोटरों की नाराजगी है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश है। जिस तरह से 25 प्रत्याशी थे, जिस तरह के समीकरण वहां पर फंसे हुए हैं अभी, और जो कास्ट कॉम्बिनेशन, जो डेमोग्राफिक
आंकड़ा जो फंसा हुआ है कि 38% मुसलमान है, 38% अदर बैकवर्ड कास्ट है, 5% फॉरवर्ड कास्ट है, 19% दलित है, तो कॉम्बिनेशन ऐसा फंसा हुआ है कि चुनाव आमने सामने का है, टक्कर का है। एक आध परसेंट पे भी इधर से उधर जा सकता है मामला, कुछ भी हो सकता और है। अगर और ये जो चुनाव है मीरापुर का, इसकी खासियत ये है कि इसको जीतने के कोई मायने नहीं है। लगभग 2 साल के लिए कोई आदमी विधायक बनेगा, हारने के बड़े मायने हैं। साख का बहुत बड़ा जो मामला है। इस सीट को हार जाएगा उसका संदेश बड़ा होगा। जयंत बिल्कुल। चौधरी जी की पार्टी अगर इसको लूज कर जाती है तो समझिए उनका परसेप्शन बिल्कुल। एक तरह से हाँ, डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक इसी तरह से अगर समाजवादी पार्टी लूज करती है तो उनके लिए संकट की स्थिति होगी, क्योंकि हरेन मलिक जीते हैं मुजफ्फरनगर सीट, बिल्कुल। मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है मीरापुर। डॉक्टर साहब, आप तो अभी चूंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, चूंकि आप गए भी हो कई बार, जो सपा का क्या है प्रचार का अपना नहीं, तरीका? सपा का तो मैंने देखा करीब से कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो आरएलडी से डिफरेंट है। एक तो वो मीडिया को फेस नहीं कर रहे, दूसरा ये उनका बड़ा संकट ये फंस गया है कि जब जिस वक्त जो है सुम्बुल राणा को प्रत्याशी बनाया गया तो वो 4 दिन तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, फिर पर्चा भरने के दिन आती हैं। पर्चा भरने आती हैं तो उनके पति और उनके ससुर जो है कादिर राणा साहब, वो साथ नहीं होते हैं। अब ये माना जाता है, तभी आकलन करते हैं हम लोग कि भाई सुम्बुल शायद अपने दम पे चीज़ों को संभाल लेंगी, इलेक्शन फाइट करेंगी निकल के इकरा की तरह बोल्डनेस के साथ, लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं उस तरह से। अच्छा, मतलब सुम्बुल राणा इस समय फील्ड में नहीं है? सुम्बुल राणा फील्ड में है जरूर, एक तो वो वोकल नहीं है, वो भाषण नहीं दे पा रही हैं उस तरह से, मीडिया को फेस नहीं कर पा रही हैं अभी, और उस तरह से एक्टिव भी नहीं दिख रही हैं। चेहरा जरूर सुम्बुल है, पूरे इलेक्शन की जो कमान है वो कादिर राणा के हाथ में है, और कादिर राणा अपना चेहरा आगे नहीं करना चाहते उनको लगता है कि इससे नुकसान होगा, वो 2013 का जो मसला है कहीं वो सामने ना आ जाए। और दूसरा चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम में डिवाइड नहीं हो जाए। उनकी पूरी कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम नहीं हो चुनाव। इसी कोशिश के तहत मोरना पहुंचते हैं पंकज मलिक। जिस वक्त सर्वेंद्र राठी वहां पंचायत करते हैं, और उनका सर्वेंद्र राठी तो सपा के कार्यकर्ता हैं, और वो सपा के कार्यकर्ता होते हुए सपा से टिकट मांग रहे थे, उनको उनका टिकट मिलता नहीं तो वो निर्दलीय फाइल कर देते हैं नॉमिनेशन। तो अगर उनका नॉमिनेशन बचा रहता कादिर राणा को इसका फायदा हो सकता था। नॉमिनेशन कैंसिल होता है तो वो पंचायत बुलाते हैं, तो पंचायत के खत्म होने के समय ही पंकज मलिक वहां पहुंच जाते हैं, तो वो बात पब्लिक डोमेन में एक आ जाती है कि भाई ये इसके पीछे की मंशा क्या थी। तो वो उनकी कोशिश ये है कि हिंदू मुस्लिम नहीं हो चुनाव, किसी भी तरह से वो पोलराइज नहीं होने देना चाहते चुनाव को, इसलिए बैकडोर से काम कर रहे हैं। उनकी सभाएं लगातार हो रही हैं, देर रात तक सभाएं कर रहे हैं कादिर राणा, और काफिले के साथ कर रहे हैं। उस परिवार में 3 विधायक रहे हैं, खुद वो सांसद रहे हैं, रसूखदार परिवार है, और एक राजनीतिक परिवार जिसमें 3-3, 4-4 जनप्रतिनिधि रहे हों, उसका पर्सनल बॉन्डिंग बड़ी होती है। गांव-गांव में उसके पास लोग होते हैं हर जाति धर्म में। बिल्कुल। किसी संजीव बालियान जी कल परसों कह रहे थे कि किसी एक जाति से कोई प्रधान नहीं बन सकता गांव का, ये सच बात है। तो कादिर राणा साहब भी जब विधायक सांसद चुने गए तो जाहिर सी बात है कि सर्व समाज के वोट से बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्व समाज में पैठ भी है उनकी कहीं ना कहीं। डॉक्टर साहब, इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली बार उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे हैं, और मीरापुर में उनके प्रत्याशी ऐसा नजर, आपकी तो लगातार संवाद हुआ है तमाम वहाँ पदाधिकारियों से, प्रत्याशी से, तो उनका क्या कोई रैली लगा आपको कि मायावती प्रोग्राम है आने कोई का? जनसभा अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुई है। हालांकि मुझे लगता है कि वो करेंगी जरूर, कर सकती हैं, वो संभावना है इसकी, लेकिन अभी तक उन्होंने की नहीं, कोई शेड्यूल भी नहीं आया उनका। डॉक्टर साहब, आपको लगता है चंद्रशेखर जरूर कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो ग्रास रूट पे गांव-गांव जाके काम कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर उस लड़ाई से तो आगे निकल गए फिलहाल, कि वो तीसरे और चौथे नंबर की फाइट बसपा और चंद्रशेखर में हो, वो लड़ाई तो खत्म हो गई है, वो नहीं बची है। अब लड़ाई है तिकोने मुकाबले की लड़ाई है, तो तिकोना चुनाव फंसा हुआ है। कादिर राणा साहब की कोशिश ये है कि वो ये मैसेज दे दें
कि उनका पलड़ा भारी है, मैक्सिमम मुस्लिम वोटर उनके पास है, तो दलित उनके पास शिफ्ट कर जाए, और कुछ उनके पास जो उनके निजी संबंधों का वोट है, सर्व समाज का, वो उनके पास आ जाए तो वो मजबूत स्थिति में हो जाए। बिल्कुल। आरएलडी की कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटर्स में डिवीजन रहे, वो यूनाइट नहीं हो पाए, उनकी कोशिश ये है, और बाकी सब यूनाइट हो जाएं। अब उनकी मुश्किल ये है, वो इस संकट में फंसे हुए हैं कि दलित यूनाइट नहीं हो रहा, दलित मैक्सिमम चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है अभी। तो यहाँ फंस गया पूरा चुनाव। डॉक्टर साहब, इस बार कई बार ये जब, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार 2000 से तो लगातार हम देख रहे हैं कि जब जब उपचुनाव होते थे तो कभी भी बसपा ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार पहली बार लड़ा। क्या वजह रही कि इस बार उपचुनाव लड़ने का मन में भाव आया? और जैसा आपने बताया, ऐसा लग भी नहीं रहा पूरे प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों में कहीं उनके कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हों। देखिए, बसपा का जो बेस वोटर है उसमें बड़ी छटपटाहट है, और वो झूल रहा है आज़ाद समाज पार्टी और बसपा के बीच में। उसके यूथ को लगता है कि भविष्य चंद्रशेखर का है, पुराने कुछ लोगों को लगता है जो अफिलेशन जिनका पुराना है बसपा से, कि नहीं, बहन जी का भी स्ट्रॉन्ग है। और नो डाउट कि बहन जी की पार्टी के पास इस समय पूरे देश में कैडर बड़ा है, आसपा के मुकाबले, चंद्रशेखर के मुकाबले उनके पास सपोर्टर्स ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो शिफ्टिंग है, इसको अगर बहन जी रोकना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि बहन जी के व्यक्तित्व में अब वो चार्म नहीं बचा कि वो अपने बूते इसको रोक पाए। उनको आकाश को आगे करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि भविष्य पूरा, ये भारत इस समय युवाओं का देश है, और नई पीढ़ी तय कर रही है चीजें। अब घर में भी बुजुर्ग तय नहीं कर रहे चीजों को। आपको ध्यान हो, 10 साल पहले एक रागनी आई थी, ताऊ हट जा पाछे ने, तो ताऊ तो 10 साल पहले पाछे हट गया था। बिल्कुल। जब ताऊ का बड़ा दर्जा था, पहले ये माना जाता था कि ताऊ जो है उसका दर्जा पिता से बड़ा होता था। बिल्कुल। वही घर के डिसीजंस लेता था सारे। बिल्कुल। बाबा के बाद ताऊ की वैल्यू थी। बिल्कुल। और ताऊ को समाज ने उस गाने में ही हटा दिया पीछे, ताऊ हट जा पाछे ने। बिल्कुल। तो जो बुजुर्ग हैं दलितों के, वो पीछे चले गए। यूथ की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, वो आक्रामक नेता को पसंद करता है। चंद्रशेखर जिस तरह से संसद में बोलते हैं, उसके लिए वो दहाड़ना शब्द यूज करता है। वो युवा कहता है कि भाई जी दहाड़ते हैं संसद में, तो वो भाई जी शब्द यूज करते हैं उनके लिए। और चंद्रशेखर जिस तरह की मूछें रखते हैं, तो उनका कैडर भी उस तरह की मूछें रखता है, उस तरह से थोड़ा स्टाइलिश रहता है वो। तो वो चीजें बदल रही हैं समाज के लेवल पे। तो डॉक्टर साहब, इस समय ये हम लोग मीरापुर उपचुनाव को लेकर बात कर रहे थे, और मीरापुर उपचुनाव तो ओवरऑल हमें लगता है कि अब जो दौर था प्रचार प्रसार वाला, जो बड़े नेताओं के आगमन का है, रैली का है, वो मेरे ख्याल में उस करीब आ गया है, और इस समय चुनाव अब चरम पे पहुंचने लगा है। अब तमाम गांव गलियों में चुनाव की चर्चा होने लगी। अब कल से फिर हम ग्राउंड पे निकलेंगे दोस्तों। पिछले 4-5 दिन हम ग्राउंड पे रहे, कुछ वीडियो आपको दिए भी अलग अलग समाजों से, अलग अलग गाँवों से हमने। अगले 4-5 दिन फिर हम ग्राउंड पे रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स देंगे आपको, और अलग अलग सेगमेंट में जाके अलग अलग कलर्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कुछ अलग हटके जर्नलिज्म करने की। हम एक बने बनाए ढर्रे पे काम करना नहीं चाहते। हो सकता है कि शुरुआत में हमें इसके लिए चुनौतियों का सामना करने पड़े, लेकिन हम समाज की जो डेमोग्राफी है, जो इकोनॉमी है, और जो सोशल सिस्टम है, उस सब पे बात करते हुए चलेंगे इस इलेक्शन के बीच में, क्योंकि इलेक्शन का मौका होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कीजिएगा, और मित्रों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। सेव इंडिया न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और डॉक्टर रविंदर राणा को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग लगातार आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।